नेक्स्ट पॉइंट है, डीएफपी में कुछ रह गया था कि नहीं, देखो तो। चलो, के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलेलिटी और डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलेलिटी। ठीक है, इसमें यूनिट ऑफ के बी एंड के एफ, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। के बी और के एफ का यूनिट सेम होता है, ये दोनों सिर्फ टर्म डिफरेंट है। एक फ्रीजिंग पॉइंट है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के केस में है। इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों के लिए के एफ और के बी का मैग्नीट्यूड डिस्कस कर चुके हैं कि के बी फॉर वाटर कितना होगा और के एफ फॉर वाटर कितना हो जाएगा। तो ये 0.52 और ये 1.86। तो अगला पॉइंट लिखना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। के बी इक्वल्स टू MRT स्क्वायर अपन LV। ठीक है, अब T यहाँ पे क्या है, LV क्या है, ये सब पता है। चलो देख लो यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग ये 1000 से डिवाइड करके LV लिखेंगे और इसको, ये वाले हम मैं टर्म ले लिया, इसको केजी में कर लिया तो लिख सकते हैं कि M kg RT स्क्वायर अपन LV। ठीक है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास लिख लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। R सबको पता है, R क्या है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है, और जो कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट और केल्विन में होनी चाहिए, और LV लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो नोट कर लो। M मॉलिक्यूलर वेट जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, किसी भी सॉल्यूट का अगर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है और के भी दिया हुआ है तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड है जो कि ये आ जाएगा। हाँ, ये तो पहले हम लिखा चुके हैं, ये सब तो पता, वहाँ से लिख लो।
तो यहाँ एल एफ हो जाएगा फ्यूजन के यानी फेजिंग पॉइंट केस में एल एफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ एल भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग केस में। ठीक है, और सब सेम रहेगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, हीट चैप्टर में है, मालूम होगा। आर टी स्क्वायर, एम के जी आर टी स्क्वायर, ग्राम में अगर मास लेते हैं तो ये एम बाई 1000। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है फ्यूजन, ठीक है, तो आर सबको पता रहता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, और के भी दिया है, तो हम लोग एम निकाल सकते हैं। तो के बी के एफ, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ और एल भी एल एफ के बीच क्या रिलेशन आ जाएगा? हो गया इधर? तो इन सब के बीच क्या रिलेशन आएगा? तो अभी हम लोग ये यानी कि इन दोनों का डेल्टा टी बी अपन डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी बी होता है के बी इंटू मोलालिटी, और डेल्टा टी एफ के एफ इंटू, तो मोलालिटी मोलालिटी सेम है, कट जाएगा, कैंसिल आउट, सेम सॉल्यूट के लिए। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे के बी अपन के एफ, और अभी के बी और के एफ का मैं रिलेशन निकाल लिया, तो उसमें ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, एम आर टी स्क्वायर। तो क्या डिफरेंट आ रहा है? डेल्टा के बी के लिए क्या आ रहा है? 1/LV, और के एफ के लिए तो इनवर्सली रिलेशन हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा LF/LV। तो इसमें से कोई भी तीन दे करके एक चौथा पूछ सकता है, या तो ये रिलेशन दे दे या ये रिलेशन दे दे। ठीक है, यानी के बी के एफ दे दिया, एक एल भी चाहे एल एफ दे दिया, दूसरा एक पूछ लिया, या इसमें से दे करके इसमें कोई एक देकर दूसरा पूछ लेगा। osmosis and osmotic pressure, fourth colligative properties। yes coming।
चलो लिखो इसमें। हो गया, चलो लिखो। when two solution when two solution are kept in when two solutions are kept in contact when two solutions are kept in contact, then their concentration becomes equal then their concentration becomes by by the movement of solvent particles from dilute solution to conc solution, dilute solution to conc solution, from dilute solution to conc solution. conc यानी concentrated short form, conc solution, and solute particle moves from उल्टा कर लो, यानी conc solution to dilute solution, conc solution to dilute solution. And this phenomena is called diffusion. ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यानी यहां पे ध्यान दो, ये जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन ऐसे लगा दिया गया है, पार्टीशन दे दिया गया है, और इसमें दो सॉल्यूशन है, दो कंटेनर में डिवाइड हो गया। कंटेनर एक, उसमें क्या लगा दिया है? एक मेम्ब्रेन लगा दिया गया है। किसी तरह का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक में रख दिया गया है यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक में है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि प्योर कह सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये है, सपोज कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, और ये है कॉन्क सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेटेड, ये काफी यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है अभी, लेकिन जब इस कोई मेम्ब्रेन लगाया गया है तो होगा क्या, जो इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी प्योर सॉल्यूशन है, ये है इम्प्योर सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा किधर? कंसंट्रेटेड की तरफ, यानी इधर से सॉल्वेंट मूव करेगा किधर? कॉन्क की तरफ, ठीक है, और इधर से सॉल्यूट जो है डाइल्यूट की तरफ। तो ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो वो स्टॉप कर जाएगा, यानी कि जब ये प्रोसेस चालू हो जाएगा
सॉल्वेंट इधर से यानी डाइल्यूट से कंक की तरफ मूव करने लगेगा, और ये तो इस मूवमेंट की वजह से कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा दोनों को, और इसी फिनोमेना को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब ये मेम्ब्रेन, अगला पॉइंट लिखना, तो लिख लो। हाँ, तो ये है एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, लिख लेना इसमें। चलो इसमें लिखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। द मेम्ब्रेन फ्रॉम विच only solvent particle, the membrane from which only solvent particle is passed, only solvent particle is passed। ठीक है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसी को बोल सकते हैं जिस मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सके, सॉल्यूट पास नहीं कर सकता, उसका इतना यानी पोर्स जो है छोटा होता है जो सॉल्यूट नहीं पास कर सकता है, जैसे यहाँ पे दोनों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम सेमी परमिएबल नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं लगा हूँ इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो सकता है, सॉल्यूट का नहीं। ठीक है, तो जिस मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सके उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का स्किन जो है वो भी क्या है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो पसीना बाहर आता है गर्मी के दिन। ठीक है, तो वो भी क्या एक तरह से मेम्ब्रेन का, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ केमिकल भी है, नेचुरल भी है मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल भी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं जो बनाया जाता है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सके। तो अगला पॉइंट लिख लेना,
osmosis, flow of solvent particles, flow of solvent particles through semi permeable membrane, flow of solvent particles through semi permeable membrane is called osmosis. Flow of solvent particles through SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. सॉरी एक मिनट, इसमें थोड़ा सा लिख लेना. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्क सोल्यूशन, ऐड कर लेना, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्क सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. या वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट लिखा हुआ है ना, सेमी परमिएबल. एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है. तो सॉल्वेंट का मीनिंग क्या, कि डाइल्यूट से, यानी जिधर डाइल्यूट होगा उसी साइड से तो सॉल्वेंट पास करेगा. ठीक है, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं. तो ऑस्मोसिस हम उसी को बोलेंगे जिस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सके. तो सॉल्वेंट पास करने का मीनिंग कि जिधर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उधर से सॉल्वेंट पास करेगा कंसंट्रेटेड की तरफ. कंसंट्रेटेड से तो पास कर नहीं सकता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऐसे ही कम है. तो डाइल्यूट जो होगा, तो डाइल्यूट से, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम जो है प्योर, एक तरह से कह सकते हैं कि सॉल्वेंट होता है, उसको प्योर ही माना जाता है. तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो डाइल्यूट से कंक की तरफ यानी कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट पास करेगा और किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा. और वो मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ सिंगल पार्टिकल पास कर रहा है तो उसको सेमी परमिएबल बोलेंगे, और इसी फिनोमेना को ऑस्मोसिस बोलते हैं. ठीक है, लिखो, अगला पॉइंट लिख लेना, अगला पॉइंट लिख लेना, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड कॉमा कॉपर फेरोसाइनाइड कॉमा सिलिकेट ऑफ आयरन silicate of iron, cobalt and nickel. Copper ferrocyanide, silicate of iron, cobalt and nickel are artificial सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सब जितने हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है.
Cu2FeCN whole 6 is the best chemical and artificial semi-permeable membrane. तो सबसे बेस्ट जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यही होता है, आर्टिफिशियल ही है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से सेम कंटेनर है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, इधर पिस्टन लगा दिया गया। ठीक है, सॉल्यूशन साइड यानी इम्प्योर सॉल्यूशन जो है उधर पिस्टन एक लगाया गया है। तो अब है कि यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टी के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो डाइल्यूट से कंक की तरफ मूव करेगा, यानी सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगा। लेकिन ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, तो इधर से अगर ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये तब तक सॉल्वेंट मूव करते रहेगा मेम्ब्रेन के थ्रू, एसपीएम के थ्रू, जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। लेकिन ये तब तक ये जो पिस्टन लगाया गया है, इस पिस्टन को दबा दिया जाए तो उतना यानी इस पर फोर्स लगाया जाए जिससे कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप कर जाए। ठीक है, तो जो फोर्स लगाते हैं हम लोग, फोर्स पावर इन एरिया ही क्या होता है, प्रेशर होता है ना। तो कितना फोर्स लगा दे इस पिस्टन पे जिससे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है डाइल्यूट से कंक की तरफ, वो फिनोमेना, वो प्रोसेस स्टॉप कर जाए, दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो लिखो extra pressure applied on extra pressure applied on extra pressure apply on solution side, extra pressure apply on solution side to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis. It's called osmotic pressure. It's called osmotic pressure. हो गया।
यानी कितना हम प्रेशर अप्लाई करें, या जिस प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप कर जाए, यानी ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाए, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिख लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। यहाँ पी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैथ्स वाला पाई होता है ना। ठीक है, अगला लिखना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाँ बना लो बना लो। हो गया। चलो हो गया, लिखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed on hydrostatic pressure developed on solution side, developed on solution side to stop the process of osmosis। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यह है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed on solution side to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहां लिखा होगा, ठीक है। तो हाइड्रो इसका नाम क्यों पड़ा, देखो यहां पे
ये मैं लिख दिया यहाँ पे बिफोर ऑस्मोसिस। ये जो यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना दिया हूं ये बिफोर ऑस्मोसिस वाला है, ठीक है। तो ये भी बना लो, यानी अभी ऑस्मोसिस स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं अभी इसमें कंटेनर बनाया, कंटेनर लिया, एक दूसरा जो है उसमें पोटली टाइप से एक दूसरा कंटेनर को रख दिया जिसमें कंसंट्रेटेड रखा हुआ है, और इस कंटेनर में प्योर वाटर रख दिया गया। ये बड़े वाले कंटेनर में प्योर वाटर है यानी डाइल्यूट सोल्यूशन, और ये है कॉन्क सोल्यूशन। तो अब ये एस्मोसिस से पहले वाला सीन है जब एस्मोसिस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर एस्मोसिस मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, बना लो पहले। हो गया। तो बिफोर ऑस्मोसिस का सीन है। अब मैं आफ्टर ऑस्मोसिस यानी इसमें देखो अभी इसमें कंसंट्रेटेड का लेवल क्या है, यही है ना, हाईएस्ट लेवल ये है। लेकिन जब ऑस्मोसिस होगा तो ये लेवल इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट जो है कॉन्क की तरफ मूव कर रहा, तो ये इंक्रीज करके कुछ इतना यानी कि जो है इंक्रीज कर जाएगा लेवल। तो सपोज जो लेवल इंक्रीज किया ये एच सी एम कर गया, ठीक है। प्रेशर का यूनिट हम लोग देखे थे ना कल, एम एम ऑफ एच जी, सी एम ऑफ एच जी है, तो उसी लेवल में यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो एच सी एम ये हाइट इंक्रीज कर गया, एच सेंटीमीटर या एच एम एम, ठीक है। पहले इतना था, तो अब ये आफ्टर ऑस्मोसिस के बाद कुछ चेंज आया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की वजह से वो लेवल इंक्रीज किया जो एच से एम। तो इसको यानी कि ये जो प्रेशर होगा ये रो जी एच, पढ़े हो ना, रो क्या होता है डेंसिटी अब सोल्यूशन, जी जो है सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ये जी फोर्स वाला है, एच कितने लेवल इंक्रीज कर रहा, ठीक है। तो ये प्रेशर कहा जाता है। रो जी एच का प्रोडक्ट को हम लोग पी बोलेंगे, वो प्रेशर, और वो प्रेशर जो है यहाँ पे पाई पी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है डेंसिटी, इसको हम लोग डी से भी, यह है डेंसिटी। तो ये डेंसिटी जो होता है 13.6 होता है, और ये सबको पता है सी जी एस वाला 980, ठीक है। और एच जो है 76 लिखाया था मैं 180 में, किसमें कहाँ 5 लिए है, हाँ ये वाटर है, ये सॉल्यूशन साइड यानी वाटर जो है यानी सॉल्वेंट जो है कंसंट्रेटेड की तरफ मूव किया, मूव करेगा तो लेवल इंक्रीज करेगा, जो कि इंक्रीज किया। तो यहां तक इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया, स्टॉप कर गया। तो इसकी वजह से HCM लेवल इंक्रीज करने से कितना प्रेशर डेवलप किया, दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ तो वही तो लिया जाता है ना, मरकरी लेवल में मेजर किया जाता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, मरकरी लेवल होता है, वो स्केल होता है, ठीक है, मरकरी का नहीं। चलो इतना लिख लो। तो ये होता है इसका एक्सपेरिमेंटल, और ये सीजीएस यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या हुआ? हाँ हाँ, हर जगह तो सॉल्वेंट पानी ही है, क्या दिक्कत है? हर जगह तो वहीं लिया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अरे मूर्ख काहे का, ये पास हो रहा है कितना तक, इतना जाकर स्टॉप कर गया, ये मूव कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है, किधर जा रहा है? ये कंसंट्रेटेड है ना, पहले लेवल क्या था, यही था ना इसका, अब कितना इंक्रीज कर गया HCl, अब जितना भी हो 1 to 5 जो भी हो, अब इतना इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया, स्टॉप कर गया, तो इसकी वजह से कितना प्रेशर डेवलप किया, तो ये होगा रो GH। ठीक है, तो डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डिफरेंट एच होगा, और डिफरेंट जी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ये अलग अलग होगा डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। तो जी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई इक्वल्स टू, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, एच डिफरेंट है और जी भी कांस्टेंट है, और यहां रो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो डिफरेंट क्या आ रहा है, एच, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन अलग होगा तो उसके लिए डेंसिटी अलग होगा, तो डेंसिटी और हाइट में लेवल ऑफ, जो हाइट यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन का अलग अलग होगा, तो डेंसिटी और हाइट के बीच कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्सली का, तो क्या लिख सकते हो, D1H1 इक्वल्स टू, यानी ऐसे लिखो DH इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो D1H1 इक्वल्स टू D2H2 लिख लो, एक ही आ जाएगा रिलेशन। यह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CGS यूनिट है। तो हाइड्रोस्टैटिक इसका इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट का मूवमेंट की वजह से वो प्रेशर डेवलप कर रहा है, इसीलिए यानी हाइड्रो, ठीक है, इसका नाम पड़ा हाइड्रोस्टैटिक। अब इसके पहले हम लोग देखे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन तीनों में रॉड्स लॉ आया था, लेकिन यहाँ पे रॉड्स लॉ का कॉम्बिनेशन नहीं है, रॉल्स लॉ का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं है, यहाँ पे आएगा वांट ऑफ लॉ। वांट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो लिखो, लिखो वांट ऑफ का फर्स्ट लॉ लिखो, वांट ऑफ का फर्स्ट लॉ लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to osmotic pressure is directly proportional to the concentration of solution,
concentration of solution at constant temperature, at constant temperature, that is क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग concentration of solution at constant pressure, यानी ये रिलेशन आ जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सी, और टेम्परेचर यहां पे क्या है, टी कांस्टेंट है। फर्स्ट इसका कहना, यानी पाई क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़े हो पूरे डिटेल्स में, कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर सोल्यूशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोल पर लीटर, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, N/V लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, यानी सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में लिखना, osmotic pressure is directly proportional to the temperature of solution at constant concentration, हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी हम लोग लिख सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां पे सी क्या होगा, कांस्टेंट, ये सेकंड हो गया। यानी फर्स्ट में एक बार क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करके पाई के बीच और कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन देखा, तो पाई के कंसंट्रेशन बढ़ाने से पाई बढ़ रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। सेकेंडली फिर देखा कि अब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आएगा, तो दूसरी बार देखा कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो दो यहाँ से इक्वेशन आ गया। फर्स्ट में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड सेकेंडली पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन आएगा, दोनों तो पाई है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से ये मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू टी। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, और वो कांस्टेंट टर्म पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सी एस टी या जो है कहीं कहीं सी आर टी भी लिखा जाता है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि आर इक्वल्स टू एस, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है। तो कहीं आर भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं एस भी लिखा हुआ मिलेगा।
पाई इक्वल्स टू CST बोल लो या CRT बोल लो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इक्वेशन आ गया यहां से, पाई इक्वल्स टू CST या CRT। आर यानी कि आर बोल ले या एस बोल ले, सोल्यूशन कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड सबको पता है कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी होता है। और टी टेम्परेचर है, सी कंसंट्रेशन है, तो आर लिख लेना यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आर और एस, आर या एस बात सेम है। तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, या 82.1 सीसी एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या इसका जो है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आर का यानी एस का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस चैप्टर में जो ज़्यादा यूज होने वाले जो यूनिट मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो ये पहला है और ये है। ये इस चैप्टर में यूज करने को नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा जो है यूज करने को आता है गैसियस स्टेट में, और नहीं तो फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में भी है, गैसियस स्टेट में ज़्यादा यूज होता है। बट इस चैप्टर में या तो ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा, ज़्यादा यही मिलेगा। अब लिखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। वांट ऑफ फैक्टर का हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल आया था, मैं बोला था आगे चलकर आ जाएगा, तो वही टर्म अब यहाँ पे आ गया, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा लिख लो यहाँ पे। लिखो, हो गया, चलो लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute produced after dissociation or association, number of moles of solute produced after dissociation or association by 1 mole of solute, by after dissociation or association by 1 mole of solute is called want of factor. Is called want of factor.
ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि एक मोल अगर कोई सॉल्यूट है तो एक मोल से डिसोसिएशन के बाद कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा हूं, या एसोसिएशन के बाद कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फैक्टर। तो जैसे यहां पे मैं लिया H2SO4, देखो तो यहां पे मैं H2SO4 कितना लिया, 1 मोल, ये सॉल्यूट। अब ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने का मीनिंग क्या, आयोनाइज हो जाए, टूट जाए। तो ये टूटेगा तो कितना मोल में चेंज होगा, H+, 2H+ और SO4 2-। ठीक है, देखो तो 1 मोल H2SO4 से कितने मोल पार्टिकल्स में चेंज हुआ, 3 मोल, यानी 2 मोल H+ और 1 मोल सल्फेट आयन, टोटल कितने मोल बना दिया, 3 मोल। ठीक है, तो इसका आई फैक्टर यानी कि क्वांटम फैक्टर I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 1 मोल से डिसोसिएशन होने के बाद, आयोनाइज होने के बाद, ये एसोसिएशन होने के बाद कितने मोल में कन्वर्ट हो रहा, कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा, दैट विल बी क्वांटम फैक्टर। यानी अगर डेली लाइफ में समझे तो सपोज कि तुम्हारे पास 100 रुपीज का एक नोट है, ठीक है, 100 रुपीज का एक नोट है, यानी एक नोट है, अब उसको 50-50 का 2 नोट में कन्वर्ट कर लिया, किसी से चेंज कर लिया, तो अभी भी तुम्हारे पास तो मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स तो चेंज हो गया। अब कितने नोट्स हो गया, पहले 1 नोट था, अब कितना हो गया, 2, तो क्वांटम फैक्टर कितना, 2। ठीक है, अगर 10-10 का चेंज करा लिया तो अब 10 नोट हो गया, पहले 1 नोट था, मैग्नीट्यूड वही है, तो क्या हो गया, क्वांटम फैक्टर कितना हो गया, 1 से 10 नोट हो गया, यानी कि I 10 हो गया। वही चीज यहाँ पे है, 1 मोल है H2SO4, अभी आयोनाइज हो गया अपने कंपोनेंट्स में, तो 3 मोल यानी 3 मोल्स में कन्वर्ट हो गया, और 3 जो होगा इसका क्वांटम फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा और भी हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब BaCl2 मैं ले लिया, अब देखो तो BaCl2 को आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, कितने मोल आई फैक्टर आया, 3 आ गया। Al2SO4 होल थ्राइस ले लिया, इसमें बताओ तो आई फैक्टर कितना होगा, 5 मोल ये दोनों। ठीक है, 2Al 3+ और 3SO4 2-, तो 2 मोल्स और 3 मोल्स, आई जो है यहाँ पे 5 हो गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट अगर सब्सटेंस होगा, सॉलिड होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो चेंज नहीं होगा। अब यूरिया का ले लो, यूरिया क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब ये क्या आयोनाइज होगा, पानी में डालोगे यानी एक्वा सॉल्यूशन में, क्या आयोनाइज होगा, नहीं, ये टूटता नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए क्वांटम फैक्टर क्या रहेगा, वही रहेगा जितना था, चेंज होगा ही नहीं, 1 मोल था तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज ले लो, वो आयोनाइज नहीं हो, घुल जाएगा, डिजल्व कर जाएगा, लेकिन आयोनाइज नहीं होगा, तो भी वही रहेगा। चलो यहां से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, क्वांटम फैक्टर के लिए लिखो,
Quantum factor I equals to number of moles of solute produced after dissociation or association upon number of moles of solute before dissociation और एसोसिएशन। ठीक है, यानी टूटने के बाद कितना बना और टूटने के पहले कितना था, इसी के रेशियो को क्वांटम फैक्टर बोलेंगे। इसका अब दूसरा फॉर्म हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। ठीक है, और भी इसको आगे लिख सकते हो कि I इक्वल्स टू एब्जॉर्ब मीनिंग क्या हुआ, एब्जॉर्ब सीपी यानी एब्जॉर्ब का मीनिंग एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल सीपी अपॉन यहाँ पे कैलकुलेटेड सीपी। तो एक्सपेरिमेंटल सीपी कितना आ जाएगा, कैलकुलेटेड इनटू आई फैक्टर। यहां से लिख लोगे कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल्स टू आई फैक्टर इनटू थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड लिख सकते हो, थ्योरेटिकल सीपी। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जितने भी हैं ये पार्ट क्या है, सब एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ये कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट से करके आया ना, जो सॉल्वेंट का इन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या जो भी है, तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। ये क्या है, सब थ्योरेटिकल है, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सब में क्या है, आई फैक्टर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहीं से आया, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। एक्सपेरिमेंटल सीपी यानी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल बोल लो या कैलकुलेटेड बोल लो, एक ही चीज। ये एब्जॉर्ब का मीनिंग एक्सपेरिमेंट से कितना आया, वही एब्जॉर्ब बोल लो या एक्सपेरिमेंटल। क्या कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड लिख लो ना। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 पार्ट था, ए टू जेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन करें। चलो, आई फैक्टर इंटू थ्योरेटिकल सीपी,
थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड? कहते हो फास्ट करने का, थोड़ा सा फास्ट करने पे तो तुम लोग लिख नहीं पा रहे। चलो क्वेश्चन, इस पर बेस्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर osmotic pressure, higher osmotic pressure, 0.1 molarity of CaCl2, 0.1 molarity of NaCl, 0.1 molarity of Al2, AlCl3 and 4 में 0.1 molarity of ग्लूकोज। चलो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? चार सॉल्यूशन दिया गया, पूछ रहा है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा। किसका? थर्ड नंबर का। हाँ करेक्ट है, थर्ड नंबर का हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सबका कांस्टेंट है। अभी हम लोग यहाँ पे पाई इन सब के बीच फाइनल रिलेशन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो पाई क्या है? आई इंटू सी आर टी, आर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, सी भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मीनिंग ये भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड किस पे करेगा? आई पे। आई जिसका हायर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हायर, दैट विल बी थर्ड। अगर मिनिमम पूछता तो ग्लूकोज का हो जाता, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। इसमें बताओ, यहां पे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा, किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। यहां भी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट कर दिया, मोलैलिटी सबका सेम है, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये कांस्टेंट, के एफ भी कांस्टेंट, डिपेंड किस पे करेगा? आई पे।
तो आई चेक करो क्या होगा, सी सबका, ये सबका सी होगा। इसमें आई फैक्टर तो मैक्सिमम है यानी 5 है, यहाँ पे आई फैक्टर 3 है, और यहाँ पे आई फैक्टर 1 है, और यहाँ पे आई फैक्टर 2 है। तो ये इनकरेक्ट है, आंसर विल बी फर्स्ट। अब क्यों, देखो यहाँ पे ये सारे सॉल्यूशन है ना, ये जितने भी क्या है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का ही फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है कि किसका मैक्सिमम होगा। अब मैं क्या बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और सॉल्यूशन का उससे कम होता है, तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो निगेटिव होता है, और निगेटिव में जिसका आई फैक्टर मैग्नीट्यूड कम होगा तभी तो निगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी -1 और -5 में कौन सा बड़ा है, -1 है ना, तो ये मैग्नीट्यूड तो घट गया ना, यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है इसीलिए फर्स्ट होगा ना, क्योंकि निगेटिव में होता है।